तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय एयर प्रेशर। तो आशा करेंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे साथ मस्ती में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो बस बने रहिए मेरे साथ, सीखिए एकदम जोशपूर्ण तरीके से। तो आज बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब, इसका मतलब होता है कोई भविष्य काल में कार्य का जारी रहना, मतलब आगे आने वाले समय में कोई कार्य होगा जो सेंटेंस के रूप में कहा जाएगा वो जारी रहेगा उस टाइम। ठीक है ना, हर चीज़ क्लियर हो गई। इसी प्रकार से इसकी भी पहचान होती है, वो पहचान लिखाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखाएंगे, रूल लिखाएंगे और एक तरीके से बढ़िया से बगैर किसी टेंशनबाजी के समझेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए मेरे साथ। आखिर होता क्या है, तो यहाँ आप लिख लिए पहचान। पहचान का मतलब आप समझते ही हैं, आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई। ठीक है ना बच्चा। तो देखिए बच्चा, पहचान आखिर क्या है। इसकी पहचान होती है कि कोई क्रिया है, उस क्रिया के अंत में शब्द लगा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं, इन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। क्लियर, मतलब इस तरीके से जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में रहा होगा, कामा रही होगी, रही होगी, कामा रहे होंगे, कामा रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। इन्हें हम क्या कहते बच्चा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। FCT का मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ठीक है, आप लोगों ने पहचान पढ़ ली। यदि वाक्य में कहीं आपको रहा होगा मिल जाए, रही होगी मिल जाए, रहे होंगे मिल जाए, रहा हूँगा मिल जाए, ऐसे शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ लेना ये कहीं ना कहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है। तो ठीक है, अब इसकी बात करते हैं आखिर ये बनता कैसे है, इसमें क्या ज़रूरी पड़ता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता जरूरी होती है, जो कि सहायक क्रिया के रूप में माना जाता है। यहाँ आप लिख लीजिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब बेटा हिंदी में होता है सहायक क्रिया। जैसे क्या बोल देते हैं, सहायक क्रिया। इतनी चीज़ क्लियर। तो इसकी सहायक क्रिया जैसा कि हमने आपको बताया है, बस उसी तरीके से आप चलते रहिए। देखिए, इसकी सहायक क्रिया होती है शैल और बी। इतनी चीज़ क्लियर। दूसरी होती बच्चा विल बी। ओल्ड नियमानुसार, मतलब जो पुराने नियम हैं उनके अनुसार यदि चलेंगे तो आई बी के साथ, तो आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, यदि न्यू मॉडल के अनुसार चलेंगे तो यहाँ सभी के साथ, यहाँ सभी के साथ शैल बी का प्रयोग नहीं होगा, मतलब किसी के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। किसका, शैल बी का। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कहाँ पर नहीं होगा अभी हम बिल्कुल बढ़िया से बता देंगे। यहाँ पर लीजिए, ओल्ड नियमानुसार आई बी को छोड़कर सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का प्रयोग करेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ केवल आई बी को छोड़कर, है ना, को छोड़कर, आई बी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया है। लेकिन जब हम यहाँ अपनी एक जो मतलब मॉडल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ रूल है कि जो विल बी है सिंपल सेंटेंसेस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में पूर्ण रूप से विल बी का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ शैल बी का प्रयोग आई बी के साथ भी नहीं किया जाता। ठीक है, आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ
विल भी जो है सभी के साथ प्रयोग होगा सिंपल वाक्यों में, सभी के साथ। जो अब मॉडल इंग्लिश की बात करें तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए नए नियमानुसार। मतलब सभी के साथ यहाँ आई बी का प्रयोग, आई बी या कोई अदर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एकदम बिल्कुल बल्ले बल्ले तरीके से करवा दिया है, बस आप लोगों को वहाँ क्लिक करने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ शैल बी का कोई अर्थ नहीं होता है सिंपल सेंटेंसेस में। लगाना चाहो तो पुराना नियम अनुसार लगा सकते हो, कोई गलतबाजी नहीं होगी। ठीक है, वैसा कि ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे, आखिर ये बनते कैसे हैं, इसके रूल क्या हैं। तो ठीक है, अब लिखिए रूल नंबर फर्स्ट। एकदम मेरे साथ बने रहिए, मजा से पढ़ते रहिए। मैं एकदम बढ़िया से पढ़ाऊँगा और एकदम हर चीज़ को कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर करवा दूंगा ना, जहाँ दिक्कत वाली कोई बात पैदा नहीं होगी। सिर्फ मेरे साथ आप बने रहिए। तो अब आप लोग लिखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ लिखिए रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट इधर देखिए, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। हमने आपको बताया था मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने आपको बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आपको आईएनजी जोड़ देना है, बस पहला रूल। दूसरे पे बात करते हैं, रूल नंबर सेकेंड। ये सिंपल के रूल लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ लिख लीजिए आप यहाँ सिंपल सेंटेंसेस, सेंटेंसेस इनका मतलब होता है बेटा साधारण वाक्य, या अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ठीक है, अब बात करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। ठीक बच्चा, सभी सब्जेक्ट आएंगे। यहाँ सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंसेस भी जुड़ जाएंगे। सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का प्रयोग होगा, जो आज के नए नियम है। ठीक है ना बच्चा, उसी तरीके से बात करते हैं, यदि आप यहाँ आई बी के साथ शैल भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये तरीके बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला पर, जहाँ आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले पर। आखिर इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखिए फॉर्मूला ये बनता कैसे है, बस वही फॉर्मूले हैं जो आपको हमने प्रत्येक सेंटेंसेस में समझाए हैं, प्रत्येक टेंस में समझाए हैं। क्या? सब्जेक्ट प्लस, पूरा नहीं लिखा है सब्जेक्ट, जैसा कि आप समझदार हैं, बहुत पढ़ा दिया है, समझ सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, बस इतने में ही पूरा वाक्य बन जाएगा। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत? इतनी ही समझने में कोई दिक्कत? इसका मतलब हो गया बेटा कर्ता, इसका मतलब हो गया सहायक क्रिया, और इसका मतलब हो गया मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING क्या प्लस इधर
प्लस आईएनजी। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा कर्म हो गया, यहाँ अन्य हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस अन्य। ठीक है, इसी में बन जाएगी बात। तो बेटा हमने हेल्पिंग वर्ब तो आपको बता ही दिया, आपको मालूम है इसकी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ सिंपल में शैल बी का जो प्रयोग होगा वो आई बी के साथ, किसके साथ, आई बी के साथ। और जो विल बी का प्रयोग होगा, जो विल बी का प्रयोग होगा वो सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, सभी कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ। यहाँ पर आप यदि मेरी बात समझें, सभी कर्ताओं के साथ जो है आप विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर आप शैल बी के साथ आई बी का प्रयोग भी नहीं करेंगे। कब, जब वाक्य सिंपल हो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। कैसे नहीं क्लियर हो गई होगी भाई, हमने बता दिया कि जो पुराने नियमानुसार है वहाँ शैल बी जो होता है आई बी के साथ आता है। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ पर भी है, जो विल बी है वो सभी कर्ताओं के साथ आता है, मतलब आई बी को भी लपेट लेता है सिंपल सेंटेंसेस में। और जो आई बी के साथ शैल बी आएगा ये सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। क्लियर, जहाँ क्वेश्चन को यस और नो में जवाब दिया जाता है, जहाँ पूछताछ की जाती है। क्लियर होगी ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर, तो एकदम बढ़िया से बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, जैसे मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा हूँगा, मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा हूँगा। एग्जाम्पल है फर्स्ट, मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा हूँगा। अब बच्चे एक चीज़ समझना, इस वाक्य में हमने आपको बताया था कि भविष्य काल में कार्य का जारी रहेगा। मतलब ये क्या कह रहा है, मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा हूँ, मतलब आने वाले कल की बात कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि कल दो प्रकार का होता है। जो आपका मतलब बीता हुआ कल होता है, जो बीत चुका है, जिसे हम कल मतलब क्रियाएं कर चुके हैं, वो होता है पास्ट। किसको बात करते हैं वहाँ, पास्ट की। और जो आगे आने वाला कल होता है वो किसकी बात करता है, फ्यूचर की। तो पास्ट के कल के लिए हम यस्टरडे लगा देते हैं, आने वाले कल के लिए टुमारो लगा देते हैं। बस इतनी छोटी सी बात आप लोग अपने माइंड में कन्वर्ट करके रखें। तो ठीक है बच्चे, यहाँ भविष्यकाल में कार्य का जारी बता रहा है, मतलब रहा हूँगा आपको पहचान मिल गई। ठीक है ना, और सब्जेक्ट तो आप निकाल ही सकते हैं, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। कल इस समय अमेरिका जा रहा हूँगा, कौन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो सब्जेक्ट हो ना, क्या दिक्कत हुई। तो बस ये क्या पूछ रहा है, सब्जेक्ट दे दो भाई, तो ऐसे दे दो आई। इसने सब्जेक्ट मांगा, मैंने सब्जेक्ट रख दिया। ठीक है ना, अब ये मांग रहा है भाई हेल्पिंग वर्ब दे दो। अब आपकी मर्जी, यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप विल भी रखना चाहते हैं या शैल भी रखना चाहते हैं, क्योंकि आई लगा है तो यहाँ आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग हो जाएगा और विल बी का भी प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि विल बी का प्रयोग जो है वो अब प्रचलित है। मतलब अब शैल बी का प्रयोग ओल्ड नियमानुसार में जोड़ दिया गया है, जो कि मॉडल इंग्लिश की तरह था। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं, यहाँ आई विल भी कह सकते हैं या आई शैल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से अब बात करते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। ठीक है ना बच्चा, तो मेन कार्य क्या है, जाना, मेन कार्य तो जाना ही है ना, तो गो। और हमने बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आईएनजी कर दो, गोइंग। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है। तो कहाँ जा रहा होगा इस समय, अमेरिका जा रहा होगा ना, तो ठीक है भाई, गोइंग। फिर कहाँ जा रहा होगा कर्म में, अमेरिका टू अमेरिका, अमेरिका। अब बच्ची बात समझो, अब जो आपको ईटीसी में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, किस समय जा रहा होगा, मतलब इस समय की बात कर रहा है ना, इस समय की बात कर रहा है। तो एट दिस टाइम क्या हो जाएगा बता, एट दिस टाइम। और बेटा किसकी, और इसमें जो बचा है वो क्या बचा है, बस कल ही तो बचा है ना, कल इस समय अमेरिका जाएगा। तो एट दिस टाइम टुमारो, आने वाले कल के लिए बेटा क्या, टुमारो,
बस हो गया बात। बताइए क्या इसमें दिक्कत हुई? भाई इसने सब्जेक्ट मांगा, मैंने सब्जेक्ट दे दिया। इसने हेल्पिंग वर्ब मांगी, मैंने हेल्पिंग वर्ब शैल भी दे दी मान लीजिए, या विल भी दे दी, ठीक है। क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, तो आप लोगों को चिंता नहीं लेना है। आई भी मिल जाए आप शैल भी का प्रयोग कर देंगे, फिर भी वाक्य गलत नहीं होगा। आई भी मिल जाए आप विल भी का प्रयोग कर देंगे, कब? सिंपल सेंटेंसेस में, फिर भी वाक्य गलत नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। उसके बाद इसने मेर वर्ब मांगी, मैंने मेर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा दी। उसके बाद कर्म देखो, इस समय से अमेरिका जा रहा होगा, तो बेटा हमने टू अमेरिका इन एट दिस टाइम, मतलब इस समय से बात कर गए। और फिर बचा क्या था? कल, तो मतलब टुमारो लगा दिया। बस बोलिए बच्चे, किसकी ये चीज़ समझ में नहीं आई? यहाँ चाहे आप एक ही रख सकते हैं, या शैल भी रख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, या विल भी रख सकते हैं, ठीक बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं आगे। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और बढ़िया से समझा देता हूँ। हम कल फुटबॉल खेल रहे होंगे, ठीक है बच्चा। हम कल फुटबॉल खेल रहे होंगे। हम कल फुटबॉल खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो आप बना सकते हो बी, शैल बी मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद मुख्य क्रिया मतलब खेलना, प्लेइंग, क्योंकि ये जोड़ना पड़ेगा, रहे लगा है ना, ठीक है बेटा। प्लेइंग, अब कर्म में क्या बचा है देखो, फुटबॉल खेल रहे होंगे, वही तो बात है। तो फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। अब बेटा कब खेल रहे होंगे, मतलब आने वाले कल की बात कर रहा है, टुमारो। बताइए बच्चा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो कृपया करके बता सकता है, ठीक है। क्लियर, ठीक है ना बच्चा। और इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, बी आप जानते ही हैं, शैल बी को आप यहाँ विल भी मान सकते हैं, विल बी, क्योंकि वाक्य सिंपल है। प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, ठीक है बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस पर। तो ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ, मैं उसको भी क्लियर कुछ ही क्षणों में किए दे रहा हूँ, ठीक बच्चा। यहाँ एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, वैसा कैसा, मतलब वो वाला जहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कल दोपहर के समय वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल दोपहर के समय वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो वाकई कहीं ना अंदर भी पाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं वो शुरुआत में ही पाया जाए। कल दोपहर के समय वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल दोपहर के समय वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, बस इतनी छोटी सी चीज़ है बच्चा। कल दोपहर के समय क्रिकेट कौन खेल रहा होगा, वे खेल रहे होंगे, बस सब्जेक्ट तो निकल आया, हो गया। सब्जेक्ट पढ़ लिया तो फॉर्मूला ने सब्जेक्ट मांगा है तो बेटा रख दो दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगानी है, विल बी, ठीक है बच्चा। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आपको देखना क्या है, मेन कार्य मतलब मुख्य क्रिया पूछ रहा है तो आप लगा दीजिए मेन मुख्य क्रिया क्या है, प्लेइंग, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट, और कब खेल रहा है मतलब टुमारो, आने वाले कल में, और दोपहर कल में मतलब कल दोपहर के समय की बात कर रहा है ना, तो टुमारो आफ्टरनून, बस हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत करवा दें। प्लेइंग क्रिकेट तो आप लिख लीजिए विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब बेटा इतना हो गया, प्लेइंग क्रिकेट मतलब मेन कार्य हो गया खेलना, और क्रम में क्रिकेट। अब किस समय, दोपहर के समय। प्लेइंग क्रिकेट मतलब कल की बात कर रहा है, तो टुमारो आफ्टरनून,
बस हो गया। बताइए प्यारे बच्चों, किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो? किसी को भी कोई दिक्कत? मतलब कल वे या कल दोपहर के समय वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल दोपहर के समय वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो आप बना दीजिए दे विल बी, मतलब दे आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, विल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग मतलब खेलना हो गया, मेन कार्य हो गया, क्रिकेट टुमारो मतलब कर्म हो गया, आफ्टरनून में अन्य बातों में जोड़ दिया, बस हो गया पूरा वाक्य। बताइए प्यारे बच्चों, किसी को भी कोई दिक्कत? ध्यान रखना, यहाँ आपको शैल बी का प्रयोग भूल के भी मत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही दे लगा है, मतलब आई वी को छोड़कर सब्जेक्ट आया है। ठीक है बच्चा, इसीलिए मैंने ये एक आपको एग्जाम्पल अलग से लिया है।